हेलो एंड वेलकम गाइस, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज का सेशन है डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस का और आज है आखिरी दिन सितंबर महीने का और कल से शुरू होने वाला है आपका अक्टूबर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की 3 बड़ी खबरों पर चलते हैं। सबसे पहले आज के दिन मोदी जी लॉन्च करेंगे संकल्प सप्ताह कैंपेन। इस कैंपेन के कई सारे आयाम हैं। आने वाले जो दिन आने वाले हैं, फॉर एग्जांपल 3 से लेकर 9 अक्टूबर तक कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी और कोई ना कोई थीम पर वो पूरे दिन जो है आपके वर्क करेंगे। फिर टाइम्स हाई एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग है। उसमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उसमें आईआईएससी ने टॉप किया है। हालांकि जो आईआईटीज़ हैं वो इन रैंकिंग का हिस्सा नहीं है, उन्होंने इसको बॉयकॉट करके रखा हुआ है। फिर इंडिया का जो नाविक है, जो इंडिया का अपना खुद का एक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जैसे कि जीपीएस है, वो अब सपोर्ट किया जाएगा बाय मेड इन इंडिया चिप्स। अभी तक बाहरी कंपनीज, चाहे वो क्वालकॉम हो चाहे वो ताइवान की कंपनीज हो, वो चिप बनाती थी, लेकिन अब नाविक जो होगा उसमें जो चिप लगेगा जिससे कि नाविक का यूज़ हम कर पाएंगे नेविगेशन के लिए, उसमें मेड इंडिया चिप लगेगा। एक इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए शुरू करते हैं, आते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चंस पर। कैबिनेट डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे कौन से दिन को? आंसर है 23 अगस्त। अभी हाल ही में आन सेन यंग ने जीता है बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप। वो इनमें से किस देश से हैं? साउथ कोरिया। प्रज्ञान रोवर जो चंद्रयान 3 पे है, उसने कौन सा सब्सटेंस को डिस्कवर किया है? उसका एग्जिस्टेंस को उसने बोला है कि है मून पर, वो है आपका सल्फर। क्या नाम है टाटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस के नाम का? आंसर है टाटा डॉट ईवी। कौन सा स्टेट इंप्लीमेंट किया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना? आंसर है उसका राजस्थान। अब आते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया एजिंग रिपोर्ट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। 110% अगर आप तैयारी कर रहे हो एसबीआई पीओ, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड की, एसएससी सीजीएल तो नहीं आएगा, यूपीएससी की या फिर किसी अच्छे एग्जाम की जो उसमें लेवल अच्छा होता है वहां पर ही सवाल आएगा। बाकी एग्जाम्स में सवाल सिंगल लाइन में तो आ ही सकता है। देर आर 149 मिलियन पीपल इंडिया में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और एंड अबव 2022, कंप्राइजिंग अराउंड 10.5% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। बाय 2050 ये नंबर आपका बढ़कर हो जाएगा 347 मिलियन और जो परसेंटेज है वो रहेगा 20.8% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। 2050 में वन इन एवरी 4 इंडिविजुअल आपका रहेगा, उसकी उम्र रहेगी 60 साल से ज़्यादा। और इंडिया की जो एजिंग है वो मॉडरेट है इन साउथ एशिया, 20% 2050 में एंड 36.1% आपका 2100 में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं? आंसर है ए बी एंड डी। सी गलत है बिकॉज 1 in every 5 इंडिविजुअल्स यहाँ पर आंसर रहेगा एंड दैट इज द राइट आंसर। अभी हाल ही में द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन या द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का डेथ हुआ है। उनके लिहाज से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? स्टेटमेंट 1, इनकी पैदाइश हुई अगस्त 7 को 925 में तमिलनाडु के चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में। इन्हें दिया गया है फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका हुआ था 68 में और इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण 1987 में। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो आपका करेक्ट है? आंसर यहाँ पर है आपका बी एंड सी करेक्ट है। यहाँ पर दोस्तों रहेगा आपका तंजावुर। क्या रहेगा? तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में इनकी पैदाइश हुई है, ना कि चेन्नई में। और 1989 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण, जो इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड एंड लॉस एंड वेस्ट 2023 को इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व अभी हाल ही में किया है? आंसर है उसका द फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 8 एमओयूज इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किस आईटी कंपनी के साथ टाइप किए हैं ताकि यूथ को फ्यूचर रेडी स्किल सिखा सकें? डेल, आईबीएम, इन्फोसिस या फिर माइक्रोसॉफ्ट? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आईबीएम। इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अभी ऐलान किया है अंडर दी स्वच्छता सप्ताह की भाई स्वच्छता ही सेवा कैंपेन की हमारा हर गांव जो है वो 100% ओडीएफ प्लस है, 100% ओपन डिफिकेशन प्लस हमारा गांव है। वहां पर ना सिर्फ टॉयलेट्स हैं बल्कि वहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वाटर मैनेजमेंट भी वहां पर होता है। उस स्टेट का नाम है आपका ऑप्शन डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। आते हैं आज की पहली खबर पे। दोस्तों, इंडिया का जो पहला 5G ट्रेनिंग लैब है और जो 5G हेल्थ एप्लीकेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है उनको लॉन्च किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेट में इसको लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च किया वर्चुअली बाय द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, बाय द मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट श्री जी किशन रेड्डी। उन्होंने इसको दोस्तों लॉन्च किया है।
जब कभी किसी मिनिस्टर की बात होती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी याद करना पड़ेगा आपको। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है आपकी सिकंदराबाद। तो सिकंदराबाद से जो एमपी हैं श्री जी किशन रेड्डी, उन्होंने कहा है कि भाई उन्होंने लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर सेंटर को, इस लैब को और हेल्थ एप्लीकेशन को। और उन्होंने कहा है कि जो हमारे देश के अष्ट आधार हैं, देखिए अष्ट आधार का मतलब होता है जो 8 हमारे जो एरियाज़ हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनमें हमने इनको जो है वो लॉन्च किया है 5G टेस्टिंग लैब एंड 5G हेल्थ फैसिलिटी। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टर्म कॉइन किया जिसका यूज़ किया जा रहा है, वो टर्म है आपका अष्ट लक्ष्मी स्टेट्स। जो 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको अष्ट लक्ष्मी स्टेट से भी हमने एक तरह से उनका नाम उस तरह से भी हमने इन्विजन किया है। मोदी जी आज के दिन लॉन्च करेंगे संकल्प सप्ताह। ये जो सप्ताह होगा इसमें एक प्रोग्राम था जिसे इसी साल लॉन्च किया गया था, इसका नाम था एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। उसके एग्जीक्यूशन के लिए या उसको इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए इस सप्ताह को यूज़ किया जाएगा। और जो 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हैं देश के अलग अलग इलाकों में, उनमें इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि आपका 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक चलेगा। हर दिन एक थीम होगा जिस थीम पर उस ब्लॉक के अंदर काम किया जाएगा। हर, जैसे मैंने पहले कहा, एक हफ्ते का इवेंट है और हर दिन एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट थीम पर काम आपका किया जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइए, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है एस्पिरेशनल ब्लॉक और एक है आपके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर जो सरकारी स्कीम्स हैं, सरकारी जो वहाँ पर बेनिफिट्स हैं, वो सही तरीके से नहीं पहुँचे हैं, उन पे स्पेशल फोकस करके उन्हें डेवलप करना है। उसी तरीके से भारत में ऐसे कई ब्लॉक्स हैं शहर के अंदर, एक सिटी के अंदर, एक तालुका के अंदर, या सॉरी एक शहर के अंदर, जहाँ पर कि डेवलपमेंट अभी बचा है। आपने देखा होगा नोएडा में अगर आप रहते हैं, कहीं भी आप रहते हैं, तो बाकी इलाका अच्छा है लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं ब्लॉक्स जहाँ पर अभी डेवलपमेंट नहीं है, लोकेलिटी अच्छी नहीं है, या वो पूरा एरिया अच्छा नहीं है। जो निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से आपके पार्षद चुने जाते हैं, उन ब्लॉक लेवल की हम बात कर रहे हैं, वो इलाके अच्छे नहीं हैं। तो उनको डेवलप करने के लिए, उनको गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट बेनिफिट्स तक पहुँचाने के लिए, ताकि वो भी एट पार आ जाएँ बाकी ब्लॉक से, उसके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अब जैसे मैंने आपको बताया 6 थीम्स हैं, सॉरी हर दिन एक थीम है। तो फिलहाल अभी 6 थीम्स जो है वो रखी गई है पर डे के हिसाब से। 3 अक्टूबर को आपका है संपूर्ण स्वास्थ्य, टोटल हेल्थ पे फोकस होगा। 4 अक्टूबर को सुपोषित परिवार, न्यूट्रिशियस फैमिलीज। 5 अक्टूबर को स्वच्छता, क्लीनलीनेस। 6 अक्टूबर कृषि, एग्रीकल्चर। 7 को शिक्षा, एजुकेशन। 8 को आपका समृद्धि दिवस या फिर प्रॉस्पेरिटी डे होगा। ये सिलसिलेवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, क्रोनोलॉजी में आप समझिए और उसको क्रोनोलॉजी में याद रखिए। इन दिनों को हम अभी जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे। दोस्तों एक इनिशिएटिव है जिसको अभी लॉन्च किया गया है वर्ल्ड हार्ट्स डे के दिन। हम बात करेंगे वो दिन कब होता है। उसका नाम है आपका सी हार्ट्स। इसका फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशिया हार्ट्स इनिशिएटिव, जिसे कंट्रीज अक्रॉस द रीजन उन्होंने इसको इनिशिएट किया है, जिससे जो बर्डन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, जो दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, उन बर्डन्स को कम करने के लिए इस इनिशिएटिव को जो है वो आपका लॉन्च किया गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी इम्पोर्टेंट ये प्रॉब्लम है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से 3.9 मिलियन डेथ्स जो हैं वो आपकी हो चुकी हैं हर साल। स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 3.9 मिलियन डेथ्स होती हैं हर साल ड्यू टू हार्ट अटैक्स और हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स। इसीलिए इस इनिशिएटिव को साउथ ईस्ट एशिया के लिए लॉन्च किया गया है। फिर दोस्तों जो भारत का हाई कमीशन है उसने श्रीलंका में, अच्छा समझना ध्यान से, 2 तरह के आपके एक कंट्री के ऑफिस होते हैं एक देश में, जो सर्वोच्च ऑफिस होते हैं। एक होता है एम्बेसडर्स और एक होते हैं हाई कमिश्नर्स। जितने भी कॉमनवेल्थ देश हैं, ऐसे देश जहाँ पर ब्रिटिश राज था, उन देशों में अगर वो देश अपना ऑफिस ओपन करेंगे तो उन्हें हाई कमीशन कहा जाएगा। ठीक है, उन और उस व्यक्ति को जो वहाँ पर नुमाइंदा होगा, हमारा हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारा, उसे कहा जाएगा हाई कमिश्नर। वैसे ही नॉन कॉमनवेल्थ स्टेट्स में जब हम ओपन करेंगे, अगर इंडिया ओपन करेगा, तो उन्हें कहा जाएगा एम्बेसडर्स। हालांकि अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में भी अभी हमारा कोई एम्बेसडर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ समय पहले उसने जो एक एम्बेसडर का एक जो कार्डर है उसको वहाँ से हटा दिया। उसने कहा कि उस तरह के हमारे रिश्ते नहीं है। तो वहाँ पर चार्ज अफेयर्स करके है, जो सबसे बड़ी एक कूटनीतिक पोस्ट है, वो वहाँ पर है, लेकिन वहाँ पर एम्बेसडर, हाई कमिश्नर वहाँ पर वहाँ नहीं है। लेकिन चूँकि श्रीलंका भी एक कॉमनवेल्थ नेशन था, तो हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने वहाँ पर एक
एक डे कहा जाता है ITEC डे, उसको ऑब्जर्व किया है। ITEC का फुल फॉर्म है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, और इसको लॉन्च किया गया है आपका श्रीलंका में। अब सवाल आता है कि प्रोग्राम आपका है क्या। तो बेसिकली ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 1964 में, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है ऑफ इंडिया का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्लोबली। कैसे हम HR को, ह्यूमन रिसोर्स को स्किलफुल करें, उसको स्पेशली अपने नेबर्स में कैसे हम ह्यूमन रिसोर्स को बेटर करें, उसके लिए 1964 से हर साल ये प्रोग्राम आपका होता है, और ग्लोबली प्रोग्राम होता है। इनफैक्ट इस प्रोग्राम के अंदर करीब 160 कंट्रीज़ हैं जो इसका हिस्सा जो है वो आपका लेती हैं। तो मैं रिपीट फिर से करूं आपके लिए, जो हाई कमीशन है इंडिया का श्रीलंका में, उसने ITEC डे मतलब इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे को श्रीलंका में ऑब्जर्व किया है। सवाल बनेगा आपसे, इनमें से कौन से देश में इंडिया ने ITEC डे मनाया है? आंसर श्रीलंका है। सवाल बनेगा आपसे, व्हाट डज T स्टैंड फॉर, व्हाट डज E स्टैंड फॉर? T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, C स्टैंड्स फॉर कोऑपरेशन। इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन डे। क्लियर है सबको? क्या बात है। फिर आते हैं साइंस एंड टेक पे। दोस्तों, इंडिया का जो नाविक है उसको सपोर्ट किया जाएगा बाय अ मेड इन इंडिया चिपसेट। अब इसके लिए हुआ क्या है कि इस चिपसेट को इंडिया में डिज़ाइन करेगा मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, और वो डिज़ाइनिंग और इसका प्रोडक्शन को इंडिया में करेगा। जनरली चिपसेट जो बनते हैं किसी डिवाइस के इंडिया में, खास तौर पे नाविक के लिए वो बनाया जाता है, जनरली किसी भी डिवाइस के लिए वो बनाया जाता है या तो क्वालकॉम US का, या फिर ताइवान का आपका मीडियाटेक। आपने सुना होगा, ये नाम बहुत कॉमन है चिपसेट्स में, ठीक है। लेकिन अब मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड है, वो नाविक के लिए चिपसेट सपोर्ट करेगा, ताकि सहूलियत हो हमें उन चिपसेट्स को और नाविक को एनेबल करने में देश के अलग अलग डिवाइसेस में, देश के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में। तो उसको लेकर ये एक बड़ा एक ब्रेक थ्रू आया है कि मंजीरा डिजिटल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड अब इंडिया में ही चिपसेट्स को बनाएगा फॉर सपोर्टिंग द नाविक सिस्टम। अब अगर हम नाविक की बात करें तो नाविक या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है स्पेस में, स्पेसिफिकली हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में, और ग्राउंड स्टेशन पे भी उसके कुछ आपके स्टेशंस हैं, और उनके साथ मिलकर एक GPS प्रोवाइड करता है, एक नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, ना सिर्फ आम जनता के लिए बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी, उसके सर्विलेंस के लिए भी। जैसे मैंने पहले बताया, पहला सैटेलाइट था आपका IRNSS 11, वो आपका लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2013 में, और जो लेटेस्ट आपका सैटेलाइट है 8 सैटेलाइट जो है, जो कि 8 में 7 चल रहे हैं, वो आपका लॉन्च हुआ था अप्रैल 2018 में। इसको स्वीकारा गया है, इसको एक्सेप्ट किया गया है बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका US का GPS है, या फिर आपका बाइडू है फॉर दैट मैटर, अलग अलग कंट्रीज़ के आपके हैं, करीब ऐसे 5 देश हैं इंडिया को मिलाकर जिनके अपने अलग अलग नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट्स हैं, या फिर जिनके अलग अलग नेविगेशन सिस्टम्स हैं। उनमें एक सिस्टम हमारा भी है, दैट इज़ नाविक। स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं कि ये जो सिस्टम है आपका, वो 2 तरह के सर्विस प्रोवाइड करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस जो कि सिविल के लिए, कि आप लोकेट कर पाएँ आपको कहाँ जाना है, कैसे आपको कम्यूट करना है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो कि सिर्फ मिलिट्री के लिए ऑथराइज आपका किया गया है। तो 2 तरह की सर्विस ये आपका प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंडिया इज वन ऑफ द 5 कंट्री इन द वर्ल्ड जिसके पास अपना खुद का एक नेविगेशन सिस्टम है। चाइना है, USA है, यूरोपियन यूनियन है। आपको बताना है वो चौथा ऐसा देश कौन सा है। इसका जवाब मैं चाहूँगा आप कमेंट दीजिएगा, रशिया है या फिर कोई और देश। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। फिर दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं रक्षा राज्य मंत्री, श्री अजय भट्ट, है ना, जो कि लोकसभा MP हैं फ्रॉम नैनीताल का, एक वहाँ पर एक सीट है, वहाँ से वो MP हैं। उन्होंने मैसूरू में दोस्तों एक मिलेट्स फॉर मिलेट राशन एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स को लेकर एक कॉन्फ्रेंस की है, जिसको DRDO ने ऑर्गेनाइज किया है। DRDO की एक लैब है मैसूरू में, उस लैब का नाम है, उस लैब के नाम आगे बात करेंगे, उस लैब का नाम है डिफेंस फूड रिसर्च लैबोरेटरी, जो कि मैसूरू में है। वहाँ पर इस पर्टिकुलर इवेंट को किया गया है। इस इवेंट का नाम है आपका मिलेट्स फॉर मिलिट्री राशन एंड स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। उसको मैसूरू के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। यहाँ पर पद्मश्री प्रोफेसर खदारवाली देवड़ुकेला ये मौजूद थे। ये कौन है? इन्हें कहा जाता है भारत का मिलिट मैन।
और मिलेट प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा रोल है और ये मौजूद थे इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में और इसको इनॉग्रेट किया श्री अजय भट्ट ने। ठीक है, सवाल बनेगा कि हु इज़ नोन एज द मिलेट मैन ऑफ इंडिया, तो उनका नाम देखिए दिया हुआ है प्रोफेसर खादर वली दुदेकुला। ये हैं भारत के मिलेट मैन। जैसे कि कल डेथ हुआ एम.एस. स्वामीनाथन जी का, तो वो है भारत के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में, वैसे ही मिलेट मैन इंडिया के कौन हैं आपके श्री दुदेकुला। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सेल है वो अब ओपन हो चुका है और एसबीआई की अलग अलग ब्रांचेस में ये सेल अब आपका किया जाएगा। ठीक है, 15 डेज के लिए सेल रहेगा। 15 डेज में जो भी इंटरेस्टेड इंडियन सिटीजन है वो अपनी मुनमाफिक पार्टी के लिए एक डोनेशन कर सकता है थ्रू एन इलेक्टोरल बॉन्ड। अब सवाल बनता ही है कि सर इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीका है जिससे इंडिविजुअल्स या कंपनीज डोनेशन कर सकती हैं अपने मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को, और उस डोनेशन का जो डोनर है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है तो मेरी पहचान पब्लिक नहीं होगी। 2018 में से शुरू किया गया था ताकि एक तरीके से डोनेशन मिले और उसका एक डेटाबेस क्रिएट हो कि डोनेशन दिया जा रहा है पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को, और एसबीआई ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी करता है। इसके डिनोमिनेशंस कौन कौन से गुणांकों में, कौन से डिनोमिनेशंस में आपका आता है। तो मिनिमम 1000 रुपए का है, फिर 10,000 का है, फिर 1 लाख का है, फिर 10 लाख का है, फिर आपका 1 करोड़ का है। जनरली लोकसभा चुनावों के आसपास, विधानसभा चुनाव के आसपास से होता है, लेकिन मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है आपका 15 डेज का फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और 10 दिनों के अंदर उस पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड को आपको ट्रांसफ़र करना होता है या डिनोट करना होता है टू अ पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन सिर्फ एक भारतीय सिटीजन, एक इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ही इसमें डोनेट कर सकती है। कोई विदेशी इसमें डोनेट आपका नहीं कर सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल है। पिछले चुनाव में, अब चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, अगर पिछले चुनावों में जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 51, जिसके पास 1% से अधिक वोट्स हैं लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, उसी पार्टी में डोनेशन जा सकता है। अगर 1% से कम वोट्स हैं, जो वोट्स वहाँ पर दिए गए थे लोकसभा में या विधानसभा में, उन पर्टिकुलर पार्टी को फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड जारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये एक तरीका है जिससे कि डोनर अपनी पहचान मिटा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे कई जो इसके क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि इसका एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक इसका क्या है कि जो राइट है, राइट टू नो, विच इज़ द पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19, उसका ये वायोलेशन है। तो अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ सोर्सेज, आर्टिकल 19 जो है भारतीय संविधान का, उसका ये वायोलेशन आपका जो है वो दोस्तों हो सकता है। ऐसा कई क्रिटिक्स इस पर्टिकुलर बॉन्ड को लेकर कहते हैं। लेकिन अभी इसका जो एक ट्रांस, इसका जो नया इशू है वो अभी दोस्तों जो है वो आ चुका है। भारतीय एक संगठन है, भारतीय एक मिनी रत्न कंपनी है इरेडा, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी अथॉरिटी। इरेडा जो है उसको अपग्रेड किया गया है फ्रॉम अ शेड्यूल बी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू अ शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और इसका मतलब ये है कि समय वो दूर नहीं है जब ये कंपनी जो कि मिनी रत्न कंपनी है वो आगे चलकर एक नवरत्न कंपनी आपकी बन सकती है। अगर वो नवरत्न कंपनी बनती है तो उसे बेहतर छूट मिलेगी और इन्वेस्टमेंट्स गेज करने में बेहतर छूट मिलेगी, बिजनेस को एक्सपैंड करने में। इसके लिए शेड्यूल बी से शेड्यूल ए में ट्रांसफर किया गया है इरेडा को। तो सवाल बनेगा, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैज बीन एलिवेटेड अपग्रेडेड फ्रॉम शेड्यूल बी शेड्यूल ए। हाल ही में इनमें से कौन सी केंद्र सरकार के उपक्रम का जो स्टेटस है उसे शेड्यूल बी से शेड्यूल ए कर दिया गया है। उसका आंसर क्या रहेगा आपका, इरेडा। अब अगर हम दोस्तों बात करें तो इरेडा रहेगा उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय या हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन को लद्दाख में आपका किया गया है, और इस फेस्टिवल में ओपनिंग डे पे 2 फिल्मों को दिखाया गया। एक है नेटफ्लिक्स की फिल्म जाने जा, जिसको डायरेक्ट किया है सुजॉय घोष ने, और एक लद्दाखी शॉर्ट फिल्म है आपकी लास्ट डेज ऑफ समर। ये ओपनिंग फिल्म है इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में। इसका थीम, अच्छा, इसी फेस्टिवल के अंदर
शॉर्ट फिल्म कंपटीशन है, उसका थीम है माउंटेन आर कॉलिंग। उसमें करीब 15 टॉप फिल्म्स को, शॉर्ट फिल्म्स को वहां पर दिखाया जाएगा। तो जो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल है उसे लद्दाख में अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है। फिर दोस्तों टाटा स्टील ने अग्रीमेंट किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ, और उनके साथ मिलकर जो भारत में कार्बन फुटप्रिंट है, खास तौर पे इन दोनों के यहाँ जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे दोस्तों जो है वो कम किया जाएगा। अभी अग्रीमेंट किया गया है ताकि जो कार्बन फुटप्रिंट कम किया जाए। IOCL जो है वो इसको कम करने के लिए अलग अलग जगहों पर, या फिर जो टाटा स्टील कंपनी के फेरो एलॉय प्लांट्स हैं वहाँ पर LPG फैसिलिटीज़ लगाएगा, जो कि आपका गोपालपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। वहाँ पर LPG फैसिलिटीज़ को लगाकर जो कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन पोल्यूशन लेवल्स हैं, जो पोल्यूशन होता है इनसे, उन्हें कम करने की कोशिश करेगा। उसके लिए टाटा स्टील और IOCL ने अभी हाल ही में आपका जो है वो टाई अप किया है। ठीक है जी, तो ये MOU साइन हुआ है बिटवीन टाटा स्टील एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर दोस्तों कल के दिन ऑब्जर्व किया गया वर्ल्ड हार्ट डे। ये 29 सितंबर को होता है। इसका थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। पहली बार इसको 2000 में किया गया था, जब वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने कोलैबोरेट किया था विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तब से लेकर अब तक हर साल से किया जाता है, और इस साल भी आपका कल के दिन इसे ऑब्जर्व किया गया। इसके अलावा दोस्तों आज का दिन जो है वो है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। ट्रांसलेट करना, सब समझते हो किसी चीज़ को अगर मान लेते हिंदी में है, इंग्लिश में उसको अनुवाद करना, तो ये आज के दिन होता है। दोस्तों आज का दिन इसलिए खास है बिकॉज आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है द फीस्ट ऑफ सेंट जेरोम। सेंट जेरोम जो थे उन्हें कहा जाता है संत ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेटर्स के लिए वर्ल्ड वाइड उन्हें संत माना गया है। तो उनके फीस्ट ऑफ सेंट जेरोम दिन की वजह से हर साल 30 सितंबर को ये डे जो है वो आपका ऑब्जर्व होता है। इसके लिए संस्था जो ऑब्जर्व करती है उसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स, और जो कि एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है इंटरप्रेटर्स की, जिसकी शुरुआत आपकी 53 में हुई थी, और वो इसको हर साल आज के दिन जो है वो ऑब्जर्व करती है। नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, तो कल कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दोस्तों एशियन गेम्स में, गोल्ड की बात करेंगे। गोल्ड से पहले अगर हम बात करें तो इंडिया के 30 मेडल्स पूरे हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वैसे भी अगर आप देख रहे होंगे तो इंडिया का टारगेट है आपका मिशन 100, अगर आपको याद होगा मिशन 100 याद है कि हमें कम से कम 100 मेडल लाने हैं। और ये तो पता ही होगा आपको कि अगर गोल्ड आता है तो रैंकिंग अच्छी होती है। तो चूंकि हमारे 8 गोल्ड हो चुके हैं तो हमारी रैंकिंग अब टॉप 4 में आ चुकी है। अब हम 4th पोजीशन पर जो है वो काबिज हो चुके हैं। हम 3rd शायद आ सकते हैं, लेकिन 2nd 1st में आना मुश्किल लग रहा है फिलहाल। इसी में गोल्ड मेडल मिला है पलक को 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। उसी इवेंट में इंडिया की एक और शूटर है ईशा सिंह, उनको मिला है सिल्वर। और अब आपका एक होमवर्क है कि इसमें 3rd रैंक पर कौन आया है, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी गर्ल शूटर है, उनका नाम क्या है ये आप मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन मुझे बताएं, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाता है। फिर दोस्तों भारत की जो मेंस की टीम है 50 राइफल 3P टीम जो है उसको मिला है गोल्ड मेडल एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। इस टीम में ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, स्वप्निल कुसाले हैं, अखिल शेवरा हैं, और इन्होंने इसमें जीता है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ। इंडिया ने स्कोर किया 1769 पॉइंट्स, जो कि 8 पॉइंट्स मोर है देन द प्रीवियस वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसको बनाया है आपके USA ने पेरू में पिछले साल। तो इंडिया के इस टीम ने जीता है मेंस के 50 मीटर राइफल 3P इवेंट में गोल्ड मेडल। फिर दोस्तों डॉक्टर दिनेश दासा जो कि PhD हैं फॉरेस्ट लॉज में एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, उनको शपथ दिलाई गई है एज अ UPSC मेंबर, एज अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर, और ये शपथ दिलाई है UPSC के चेयरपर्सन मनोज सोनी ने। उनके अंतर्गत इनको शपथ जो है वो अभी हाल ही में दोस्तों जो है वो दिलाई गई है। इनका नाम है डॉक्टर दिनेश दासा। एशियन पेंट्स के को फाउंडर, इनके फादर एशियन पेंट्स के फाउंडर थे, उसके बाद इन्होंने भी उसमें है को फाउंड किया। इनकी डेथ हुई है एट द एज 70s की एज में डेथ हुई है इनकी, और 68 में एशियन पेंट्स उन्होंने ज्वाइन किया था। और एशियन पेंट्स को दुनिया भर में एक्सपैंड करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल है, और इनकी डेथ अभी दोस्तों जो है वो आपकी हुई है। करंट में अमित सिंगले जो हैं वो MD CEO हैं एशियन पेंट्स के। फिर है दोस्तों बनमली अग्रवाल, ये बने हैं चेयरमैन टाटा एडवांस सिस्टम्स के। अगर आपको याद होगा तो जो डिफेंस आर्म है टाटा सन्स का, जो इंडिया में जो C-295 MW MW एयरक्राफ्ट जो है, जो कि कार्गो के लिए इवैक्यूएशन के लिए यूज़ होगा, जिसे इंडिया बनाया जाएगा, उसे इंडिया में टाटा ही बनाएगा।
अगर आपको याद है। तो टाटा एडवांस सिस्टम्स के नए सीईओ बने, उनका नाम है बनमली अग्रवाल, और ये डिफेंस आर्म है ऑफ टाटा सन्स का, और इसके नए सीईओ के तौर पर बनमली अग्रवाल जो हैं वो वर्क करेंगे। फिर अभी एक रैंकिंग आई है, उस रैंकिंग का नाम है द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स ऑफ 2023। तो इसमें विदाउट अ डाउट TCS आपका नंबर 1 पे आया है, और इसमें करीब 1,27,634 रिस्पोंडेंट्स का ओपिनियन लिया गया, और 1500 ब्रांड्स को अक्रॉस 106 कैटेगरीज इवेल्युएट किया गया, जिसमें विदाउट अ डाउट TCS आपका नंबर 1 पे है, जिसका जो ब्रांड वैल्यू इस समय है वो है $42.96 बिलियन। सेकेंड नंबर पे आपका जो है वो HDFC बैंक $33.61 बिलियन। थर्ड पे इन्फोसिस है $24.17 बिलियन। एयरटेल आपका फोर्थ पे है 22.51, और फिफ्थ पे आपका SBI है फिर $14.48 बिलियन। फिर ICICI बैंक, एशियन पेंट्स, जियो, कोटक महिंद्रा बैंक, और 10th रैंक पर आपका HCL टेक आता है। तो TCS बाय फेयर मार्जिन इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर सामने आया है। इसके अलावा दोस्तों टाइम्स की रैंकिंग आई है उच्च शिक्षा संस्थानों की, उसमें IISc बेंगलुरु इंडिया की टॉप मोस्ट संस्था है, जिसकी रैंक आपकी 251 to 300 के रेंज के बीच में है। इस रैंकिंग में इस बार, पिछली बार करीब 75 यूनिवर्सिटी थी, इस बार आपकी 91 यूनिवर्सिटी ने स्थान बनाया है, और इसको रिलीज किया है टाइम्स हाई एजुकेशन ने, और इंडिया इज द 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड नेशन इन द लेटेस्ट रैंकिंग्स, जो कि एक बेहतर परफॉर्मेंस है। सॉरी ओवरऑल बात करें तो 1904 यूनिवर्सिटीज़ हैं अक्रॉस 108 कंट्रीज। इसमें सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज़ आपकी USA की हैं, जिनकी हैं आपकी 169। कुछ कंट्रीज़ ने डेब्यू किया है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने डेब्यू किया पहली बार, मतलब वो कंट्रीज़ यूनिवर्सिटीज़ पहली बार इस रैंकिंग में आई हैं। उनके नाम है कोसोवो, बोस्निया और हर्जेगोविना, नॉर्थ मैसेडोनिया, ये 4 है, और अर्मेनिया। इन देशों ने पहली बार इन रैंकिंग में जो है वो अपना स्थान हासिल किया है। स्टैनफोर्ड लगातार 8वें साल नंबर 1 पे है। ऑक्सफोर्ड जो है, सॉरी माफ़ करिएगा, ऑक्सफोर्ड आपका जो है वो नंबर 1 पे है। मैं एक बार दिखा दूं, हाँ ऑक्सफोर्ड नंबर 1 पे है, सेकंड पे स्टैनफोर्ड है, थर्ड पे MIT है, फोर्थ पे हार्वर्ड है, फिफ्थ पे कैम्ब्रिज है, और IISc बेंगलुरु 251 से 300 के बीच है। अलग अलग रैंकिंग की बात करें तो टीचिंग पिलर में स्टैनफोर्ड नंबर 1 पे है, रिसर्च एनवायरनमेंट में ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज नंबर 1 पे है, रिसर्च क्वालिटी पिलर में MIT नंबर 1 पे है, और इंटरनेशनल आउटलुक में यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा इन द UAE जो है वो नंबर 1 पे। तो अलग अलग पिलर्स पर नंबर 1 पे, ओवरऑल नंबर 1 पे आपका ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, और फिर अलग अलग रैंकिंग यहाँ पर आती है। फिर दोस्तों एक योजना है जो एक तरह से राहत का काम करती है भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए। उन पर जो तमाम तरह के टैक्सेस लगते हैं, टैरिफ्स लगते हैं, ड्यूटीज लगती हैं, उन्हें कम करती है, ताकि वो बेहतर नेगोशिएट कर पाएँ विद द पार्टीज, विद द कंपनीज अब्रॉड। उस स्कीम का नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स स्कीम, एक्सटेंडेड टिल 30 जून। मतलब ये योजना का नाम है, इसे 30 जून अगले साल तक एक्सटेंड किया गया है। कायदे से इस साल इसे ख़त्म होना था, लेकिन देखा गया है कि दुनिया भर में रिसेशन है, जिससे हमारे एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आ रही है, हमें चीज़ों को एक्सपोर्ट करने, बिकॉज काफ़ी टैक्सेस अप्लाई किए जाते हैं। तो इसको लगाने से जो कई सारे ड्यूटीज़ हैं हमारे एक्सपोर्ट पे, उसे हमने कम कर दिया है। गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया है इस स्कीम को, और ये अगले साल तक चलेगा, ताकि एक्सपोर्टर्स जो अनप्रिडिक्टेबल ग्लोबल सिनेरियो है उसको बेहतर टैकल आपका कर पाएँ। स्कीम की बात करें तो पहली बार इसको लॉन्च किया गया था 2021 1 जनवरी को, और इसका जो बजट है इस साल का वो है 15,070 करोड़ का। बेसिकली ये स्कीम क्या करती है, रिम्बर्समेंट प्रोवाइड करती है जो टैक्सेस लगते हैं, ड्यूटीज लगती हैं एक्सपोर्ट पर, उनको लेकर। जनवरी 1 2021 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 27,018 करोड़ तक का रीइंबर्समेंट जो है वो एक्सपोर्टर्स को दिया गया, ताकि उन्हें नुकसान कम हो सके, वो बेहतर डील कर पाएँ। इसका एक एस्पेक्ट बहुत अच्छा ये है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उनसे अलाइंड है, मतलब जैसे उनके रूल्स चेंज होंगे उसी बेसिस पर इस स्कीम के भी रूल्स को चेंज किया जाएगा। तो इट हैज़ बीन लिंक टू द WTO रूल्स। तो इसमें कोई भी इलीगैलिटी नहीं है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट जो है वो WTO के केस में या वर्ल्ड ट्रेड के केस में आपका नहीं होगा। इसके अलावा जो मेजर इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड हैं वो स्लो डाउन देख रही हैं, इसीलिए इस योजना को हमने एक्सटेंड किया है, और इसके लिए कमिटी बनाई गई है
जो कि वर्क करती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंडर वो कमेटी जो है वो आपका वर्क करती है। तो एक और साल के लिए एक्सटेंड, इनफैक्ट एक नहीं साल नहीं कहूँगा, अगर मैं, हाँ एक साल कह सकते हैं, अगले साल जून तक ये आपका रहेगा और तब तक छूट मिलती रहेगी हमारे एक्सपोर्टर्स को। फिर दोस्तों एक कमेंट आया है बाय वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द पीएम। उनका नाम है संजीव सानियाल। अगर आप यूट्यूब देखते होंगे तो बियर बाइसेप्स के कई पॉडकास्ट में आए हैं, कई पॉडकास्टर्स के पॉडकास्ट में आए हैं, इनफैक्ट एएनआई पे भी इनका कई अच्छा पॉडकास्ट आया है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि एक साल के अंदर आने वाले 18 महीनों में हर साल हम 1 लाख पेटेंट्स को इशू करेंगे, जिससे रिसर्च और उसका सर्टिफिकेशन हम करने में हमें आसानी होगी। और ये मेंबर किसके हैं? इस काउंसिल के हैं। तो इस काउंसिल की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा काउंसिल है जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि जो कि एडवाइस करती है प्राइम मिनिस्टर को ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, ऑन इकोनॉमिक मुद्दे। इसे फॉर्म किया गया था आपका 2017 में सितंबर में, और 2 साल का इसका टर्म था, जिसे अब और एक्सटेंड कर दिया गया है। इसका कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक होता है चेयरपर्सन और इसमें होते हैं आपके मेंबर्स। इस समय इसके जो चेयरपर्सन है उनका नाम है श्री बिबेक देबरॉय, जो कि लीड करते हैं इस पर्टिकुलर एडवाइजरी काउंसिल को, जो पीएम को इकोनॉमिक मुद्दों पर आपका कंसल्ट एडवाइस करता है, उन्हें सुझाव देता है। फिर दोस्तों अभी हाल ही में ईरान ने नूर 3 इमेजिंग सैटेलाइट जो है उसको लॉन्च किया है स्पेस में। नूर 3 क्या है? एक इमेजिंग सैटेलाइट है। इसका मेन पर्पस है स्पाई करना, अलग अलग बिकॉज ऑफ इमेजिंग से स्पाई करना, और इनकी जो कैपेसिटी है स्पेस में उसको इंक्रीज करना। बेसिकली इसे 450 किलोमीटर्स अबव द अर्थ ऑर्बिट आपका रखा गया है। एक इमेजिंग सैटेलाइट बेसिकली एक सैटेलाइट होती है जो कि डिज़ाइन और इक्विप की जाती है विद इंस्ट्रूमेंट्स, जिससे कि हम अर्थ के अलग अलग सरफेस की, अलग अलग एरियाज़ की और जो स्पेस बॉडीज़ हैं उनकी इमेज को कैप्चर कर सकें। उसके लिए इसका ये काम होता है। तो नूर 3 को ईरान ने जो है वो स्पेस में उसने अभी भेजा है, तो उस वजह से ईरान भी आपका न्यूज़ में है। अब दोस्तों आते हैं हमारे आज के होमवर्क पे। कौन सा स्टेट आपका सेटअप करेगा एक टाइगर रिजर्व कैमूर डिस्ट्रिक्ट में? किसने अनवेल किया हाइकन, जो उसका पहला डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन है? कौन बूस्ट करेगा डिफेंस स्पेंडिंग को बाय 2024? और इंडिया ने अलाउ किया है टू ऑफ 75,000 टन्स ऑफ नॉन बासमती राइस, वाइट राइस टू विच कंट्री? तो इन 4 सवालों के जवाब दे दीजिएगा। सेशन अगर पसंद आया है आपको तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको आप स्कैन कर सकते हैं ताकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सके मेरे को, वहाँ पर हम हर 2 घंटे पे अपडेट देते रहते हैं आपको। बाकी अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ यहाँ मिलेगा, यहाँ और डिस्कशन भी होगा। पीडीएफ के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल को, और सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो कर सकते हैं बाय द ID Eternal Optimist 11। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग एंड बाय गाइस, टेक केयर। मुलाकात करते हैं आपसे हम कल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाकी दोस्तों आज मैं लेकर आऊँगा RRB PU का क्लास 2, और जो बैंकिंग कंसेप्ट का क्लास रुक गया था वो आपका 7 अक्टूबर के बाद 8 अक्टूबर से वो क्लास रिन्यू होगा, और संडे से या मंडे से आपको जो RRB PO की क्लासेस हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर एंड बाय बाय।